नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंद्रकांत त्रिपाठी है और आप जीबीएन कोविड केयर लाइव का ये विशेष अंक देख रहे हैं। आज का अंक जो है पोस्ट कोविड केयर से संबंधित है, जिसमें जिन लोगों ने कोरोना को हराया है उन सभी लोगों के लिए है कि वो किस तरीके से अपना स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें और कोरोना के दुष्प्रभाव से अपने को दूर रखें। आज के विशेष मेहमान हैं डॉक्टर ब्रिगेडियर राकेश गुप्ता, डायरेक्टर जिम्स, डॉक्टर पायल जैन, डॉक्टर अंजुम दत्ता, डॉक्टर अर्चना गुप्ता, डॉक्टर किरण जाखर, आचार्य प्रतिष्ठा शर्मा और डॉक्टर अपराजिता पवार। अब मैं डॉक्टर ब्रिगेडियर गुप्ता साहब से अनुरोध करूंगा कि वो पोस्ट कोविड केयर के बारे में हम लोगों को बताएं। ब्रिगेडियर साहब, हम लोगों को कुछ बताएं। नमस्कार। धन्यवाद। मैं ब्रिगेडियर राकेश गुप्ता, डायरेक्टर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ग्रेटर नोएडा की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है वह पोस्ट कोविड केयर, यानी कि अगर आपको कोविड हुआ है या आपके घर में किसी को, आपके दोस्तों को, तो उनको आप कैसे केयर कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, कोविड वायरल इन्फेक्शन है जिसके लक्षण ज्यादातर लोगों में 4 हफ्ते तक खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ मरीजों को ये 12 हफ्ते या उसके बाद भी चलते रहते हैं। और उसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं, कुछ बीमारी की वजह से, जिसमें कि कोविड सीरियस होता है, जिसमें लंग इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है, हार्ट का इन्वॉल्वमेंट भी होता है, बॉडी के बाकी हिस्सों में भी प्रॉब्लम आती है। उन मरीजों को ठीक होने में एज वेल एज पोस्ट कोविड में काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके साथ ही एक तो मेंटल प्रॉब्लम है, एक बार कोरोना हो जाता है तो एक मानसिक मरीजों का जो टेंशन है वो भी बढ़ जाता है, तो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। इसमें कुछ चीजें आप रोक सकते हैं और कुछ जो इसका कोर्स है, जो नेचुरल कोर्स है, आज जो हम बताएंगे, हमारे जो विशेषज्ञ आपको बताएंगे, उसको हम कैसे एक्सपीडाइट कर सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको 4 हफ्ते 6 हफ्ते तक ठीक हो, लेकिन अगर आप जो हम बताएंगे आज अगर वो करेंगे तो आप जल्दी से जल्दी एक नॉर्मल लाइफ, आप अपनी ड्यूटी पर जा सकते हैं और अपने नॉर्मल रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। हमारे जैसे कि बताए, हमने जो मेन इसमें प्रॉब्लम होती है, तो बॉडी की प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारे लक्षण होते हैं कोविड के, या एक मानसिक प्रॉब्लम होते हैं। सब पे हम आपको ध्यान आपका आकर्षित करेंगे। इसके साथ में ये बहुत जरूरी भी बताना चाहता हूँ कि कोविड वैक्सीन भी जरूरी है कोविड होने के बाद, जो आप 3 से 6 महीने के बाद ले सकते हैं। और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि आपको कोविड हो गया हो या कोविड से वैक्सीन भी लग गया है, उसके बाद भी आपको कोविड से बचने के जो उपाय हैं, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी, हैंड वॉशिंग, ये जरूर से करना है, क्योंकि कोविड का जैसे पता है काफी वेरिएंट भी आ रहे हैं और काफी मरीजों में ये 2 बार भी संक्रमित पाया गया है। हमेशा जब तक कि कोविड पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता है, हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लागू रखना है। आपके बहुत सारे सवाल होंगे, बिकॉज ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम 1 घंटे में खत्म नहीं कर सकते, तो आप चैट बॉक्स में आप क्वेश्चंस टाइप कर सकते हैं, जिसको कि हम बाद में कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों का हम आपको जवाब देंगे। ये हमारे फिजिशियन विशेषज्ञ हैं डॉक्टर पायल जैन, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेडिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं पोस्ट कोविड में, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, उसको कैसे उसकी जो रिकवरी है उसको एक्सपीडाइट कर सकते हैं। डॉक्टर पायल जैन। थैंक यू सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर पायल जैन,
आज आपको पोस्ट कोविड इंटरवल में होने वाले सिम्टम्स और प्रॉब्लम्स का मेडिकल मैनेजमेंट बताऊंगी। कोविड-19 एक नवीन इन्फेक्शन है। हमारे साइंटिस्ट और एक्सपर्ट निरंतर इस विषय में रिसर्च कर रहे हैं कि कोविड से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या हैं। अब तक की जानकारी के अनुसार हम कोविड की टाइमलाइन को 3 हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। अब तक की जानकारी के अनुसार हम कोविड को 3 हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। 4 हफ्ते तक रहने वाले सिम्टम्स को एक्यूट कोविड-19 कहा जा सकता है और जो सिम्टम्स 4 हफ्ते से 12 हफ्ते तक चलते हैं उनको हम ऑनगोइंग या फिर सब एक्यूट कोविड-19 कह सकते हैं और जो सिम्टम्स 12 हफ्ते के बाद भी रहते हैं उनको हम क्रॉनिक कोविड-19 कहते हैं। सामान्यतः पाए जाने वाले और रिपोर्टेड सिम्टम्स जो कि कोविड-19 के बाद देखे गए हैं वो निम्न प्रकार से हैं, जैसे कि फटीग होना यानी कि अत्यंत थकान महसूस करना, स्मेल और टेस्ट नहीं आना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि श्वास में प्रॉब्लम होना, कफ यानी कि खांसी, निरंतर खांसी बने रहना और सीने में दर्द रहना। कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं और कारण है जिनके कारण कोविड की रिकवरी कुछ पेशेंट्स में लंबी होती है और ये कारण है जैसे कि बड़े बुजुर्गों में देखा जाता है कि कोविड के बाद रिकवरी यूजुअली लंबे समय तक पेशेंट्स को प्रॉब्लम रहती है और कुछ कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं जैसे हमारी मधुमेह, डायबिटीज, ओबेसिटी यानी मोटापा, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर। इन बीमारियों से जो पेशेंट ग्रसित रहते हैं उनमें हमें कोविड के सिम्टम्स लंबे समय तक मिलते हैं। साथ ही साथ उन पेशेंट्स में जिसमें हमारे पेशेंट्स हॉस्पिटल में लंबे समय तक एडमिट रहे हो या फिर आईसीयू में लंबे समय तक रहे हो, जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी हो, उन पेशेंट्स में भी रिकवरी स्लो ही पाई जाती है। डिस्निया यानी कि श्वास में प्रॉब्लम होना, डिफिकल्ट ब्रीदिंग होना, यह एक बहुत ही प्रमुख सिम्टम है कोविड-19 का। आज की तारीख में हर व्यक्ति पल्स ऑक्सीमीटर से अवगत है। होम आइसोलेशन में भी पल्स ऑक्सीमीटर का बहुत उपयोग हुआ है और लेकिन अब इसका उपयोग हमारी पोस्ट कोविड टाइम में भी बिल्कुल जाना जा रहा है। हम पेशेंट्स को ये बताते हैं कि वो घर जाने के बाद अपना ऑक्सीजनेशन पल्स ऑक्सीमीटर की हेल्प से चेक करते रहें और एक ऑब्जर्वेशन डायरी बना सकते हैं जिसमें वो अपना सैचुरेशन मेजर कर सकते हैं। यह सेल्फ मॉनिटरिंग जो घर में वो कर रहे हैं ये उनके स्वास्थ्य से संबंधित सिम्टम्स का ख्याल रखेगी, लेकिन उन्हें कब हॉस्पिटल आना है और कब डॉक्टर के पास जाना है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर श्वास में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और पेशेंट का सैचुरेशन गिर रहा है तो उसे डॉक्टर की मदद लेकर ये पता लगाना है कि किस कारण से हो रहा है, क्योंकि हमारे 3 इंपॉर्टेंट कारण है जिनकी वजह से श्वास में फिर से दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। या तो पेशेंट की लंग की कंडीशन फिर से खराब हो रही हो या निमोनिया हो रहा हो, कुछ और इन्फेक्शन पैदा हो रहा हो या फिर हार्ट फेलियर। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें आपका डॉक्टर कुछ टेस्ट करके जैसे कि इकोकार्डियोग्राफी या फिर डी डायमर करा के ये पता लगा सकता है कि ये कारण तो नहीं। साथ ही साथ एक्सरे और सीटी स्कैन चेस्ट कराने से हमें ये पता चल सकता है कि लंग की कंडीशंस क्या हैं। इन कंडीशंस के बारे में पता लगने के बाद प्रॉपर मेडिसिन स्टार्ट कर दी जा सकती हैं और इनका निवारण किया जा सकता है। दूसरा प्रमुख सिम्टम है हमारा फटीग यानी टायर्डनेस और थकान महसूस करना। वैसे तो फटीग होना और थकान होना कोई भी एक लंबी बीमारी में नॉर्मल है, किंतु ये कोविड में पाया जाता है और इसमें एडिक्वेट रेस्ट लेकर, प्रॉपर स्लीप लेकर, खान-पान और बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन मेंटेन करके पेशेंट्स अपना ख्याल रख सकते हैं। लेकिन हमें कब इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें डॉक्टर को कंसल्ट करें जब हमें लगे कि हमारा जो फटीग है और जो हमारी टायर्डनेस है वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है और हमें अपने डे टू डे जो हम नॉर्मल काम दिनचर्या के काम है उसमें भी प्रॉब्लम होने लगी है। तो हमें फिर से ये रूल आउट करना होगा कि कहीं कोई कार्डियक कंडीशन, हार्ट से रिलेटेड या फिर हमारे फेफड़ों से रिलेटेड कंडीशन उत्पन्न तो नहीं हो रही है। फिर हमारा सिम्टम आता है खांसी यानी कि निरंतर कफ खांसी की शिकायत। यह कफ बहुत कॉमन है कोविड में और इसको हम किसी भी जैसे नॉन कोविड इलनेस में हम ट्रीट करते हैं उसी तरह से ट्रीट करेंगे और आपके डॉक्टर आपको अगर नेबुलाइजर से स्टेरॉइड्स या फिर ब्रोंकोडायलेटर्स लेने की सलाह देते हैं तो वो आपको लेनी है। फिर एक सिम्टम आता है हमारा चेस्ट पेन यानी कि सीने में दर्द होना। यह भी एक नॉन स्पेसिफिक सिम्टम हो सकता है जैसे कि मांसपेशियों में खिंचाव के कारण हमें
सीने में दर्द महसूस होता है, लेकिन खास बात यह है कि अगर चेस्ट पेन फिर एक सिम्टम आता है हमारा चेस्ट इवैल्यूएशन, यानी कि सीने में दर्द हो ये देखना है। यह भी एक नॉन स्पेसिफिक सिम्टम हो सकता है, जैसे कि मांसपेशियों में खिंचाव के कारण तो नहीं हो रहा है, सीने में दर्द महसूस होता है, लेकिन खास बात कोविड-19 एक ऐसा फिर एक सिम्टम आता है हमारा चेस्ट इवैल्यूएशन, यानी कि सीने में दर्द और ये ब्लड, यह भी एक नॉन स्पेसिफिक सिम्टम हो सकता है, जैसे क्लॉट बनने की कारण तो नहीं हो रहा है, जो पेशेंट हमारे पास एडमिटेड रहते हैं, लेकिन कोविड-19 एक ऐसा फिर एक सिम्टम आता है हमारा चेस्ट इवैल्यूएशन, यानी कि सीने में दर्द और ये ब्लड, यह भी एक नॉन स्पेसिफिक सिम्टम पेशेंट्स में भी क्लॉट बनने की पेशेंट के कारण तो नहीं हो रहा है, जो पेशेंट हमारे पास एडमिटेड रहते हैं, लेकिन खास बात कोविड-19 एक ऐसा फिर एक सिम्टम आता है हमारा चेस्ट इवैल्यूएशन, यानी कि सीने में दर्द और ये ब्लड, यह भी एक नॉन स्पेसिफिक सिम्टम पेशेंट्स में भी क्लॉट बनने की पेशेंट के कारण तो नहीं हो रहा है, जो पेशेंट हमारे पास एडमिटेड रहते हैं, लेकिन खास बात कोविड-19 अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है चेस्ट इवैल्यूएशन, यानी कि सीने में दर्द और ये ब्लड, यह भी एक नॉन स्पेसिफिक सिम्टम पेशेंट्स में भी क्लॉट बनने की जो पेशेंट के कारण जो पेशेंट हमारे पास एडमिटेड रहते हैं, कोविड-19 अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है चेस्ट इवैल्यूएशन, यानी कि सीने में दर्द और ये ब्लड, यह भी एक नॉन स्पेसिफिक सिम्टम पेशेंट्स में भी क्लॉट बनने की जो पेशेंट हमारे पास एडमिटेड रहते हैं, कोविड-19 अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है चेस्ट इवैल्यूएशन, यानी कि सीने में दर्द और ये ब्लड, यह भी एक नॉन स्पेसिफिक सिम्टम पेशेंट्स में भी क्लॉट बनने की जो पेशेंट हमारे ना हो। तो इसलिए इन पेशेंट्स को समझना होगा कि अगर वो घर पे जा रहे हैं तो उन्हें शुगर मॉनिटरिंग भी करनी है, और इंसुलिन अगर एडवाइस किया गया है तो वो भी लेने से ना झिझकें, क्योंकि यह बहुत जरूरी है और अत्यंत आवश्यक है कि हमारी ब्लड शुगर कंट्रोल रहे। आजकल हर जगह म्यूकोरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस के बारे में आप लोग सुन रहे होंगे। ये क्या है म्यूकोरमाइकोसिस? ये कोई नई बीमारी है या नहीं? एक्चुअली ये नई बीमारी नहीं है। म्यूकोरमाइकोसिस हम बहुत पहले से जानते हैं। यह एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि वातावरण में स्पोर्स के द्वारा उत्पन्न होता है, और ये यूजुअली उन पेशेंट्स को में देखा जाता है जिसमें अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो, या फिर उनकी इम्यूनिटी किसी कारण से सप्रेस हो गई हो, जैसे कि पेशेंट जिनको कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, या फिर उन पेशेंट्स में जिसमें कैंसर की शिकायत हो। अब कोविड से इसका एसोसिएशन देखा जा रहा है, और ये माना जा रहा है कि जो पेशेंट्स आईसीयू में काफी लंबे समय तक एडमिट रहे, या फिर जिन्हें बहुत लंबे समय तक ऑक्सीजन थेरेपी दी गई, या फिर स्टेरॉइड्स देने पड़े, उन पेशेंट्स में म्यूकोरमाइकोसिस की प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन इसको बहुत तो इसके लिए पैनिक ना करें, और ये समझें कि इसके क्या सिम्टम्स हैं। तो इनिशियल सिम्टम्स, अगर वार्निंग साइंस हम म्यूकोरमाइकोसिस के समझ जाएंगे तो हम जल्दी ही इसको कंसल्ट कर सकते हैं, और जल्दी अगर हम पता लगा लें कि म्यूकोरमाइकोसिस के लक्षण हैं तो इसका सही डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट संभव है। तो क्या है इसके वार्निंग साइंस? इसके वार्निंग साइंस होते हैं हमारी नेजल ब्लॉकेज, यानी कि नाक बंद रहना, नाक से ब्लैकिश या ब्लड डिस्चार्ज आना, एक साइड ऑफ फेस में दर्द होना, सुन्नपन होना या स्वेलिंग आना, हेडेक रहना, हमारी नाक के ऊपर के ब्रिज के ऊपर अगर कोई ब्लैक कलर का डिस्कलरेशन हो रहा है, लेमो के अंदर भी हमें कहीं ब्लैक कलर का डिस्कलरेशन हो रहा है, तो वो भी म्यूकर की तरफ हमें दर्शाता है। या तो हमारे दांतों में दर्द होगा, या हमारे जो दांत हैं वो लूज होने शुरू हो जाएंगे, मसूड़ों में सूजन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, आंखों में हमें थोड़ा धुंधलापन नजर आ सकता है, और दोबारा हमें फीवर आ सकता है। और अगर लंग की म्यूकोरमाइकोसिस है तो उसमें चेस्ट पेन, या फिर हमारे जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है, यानी कि हमारी श्वास लेने की जो प्रॉब्लम है वो फिर से बढ़ जाएगी। तो हमें ये वार्निंग साइंस मिस नहीं करने हैं, और डॉक्टर को तुरंत हमें अप्रोच करना है, जिससे कि हमारा डायग्नोसिस बन सके, और हम इसके लिए प्रॉपर एंटी फंगल थेरेपी, एम्फोटेरिसिन बी, या फिर जो आपका डॉक्टर कहे वो हम इसमें लगा सकें। इन्हीं बातों को समराइज करते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि कोविड-19 की जो बीमारी है, उसके एक्यूट स्टेज के बाद भी हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ सिम्टम्स जो हैं हमारे बहुत लंबे समय तक बने रहेंगे, और वर्सन या कि और खराब भी हो सकते हैं। लेकिन घबराए नहीं, और उन पर निरंतर ध्यान से, जैसे कि हमारे घर में हम सैचुरेशन मॉनिटर करें, अपना पल्स रेट हो गया, बीपी है, शुगर्स हैं, ये मॉनिटर करते रहेंगे तो हमें दिक्कत ना आए। Thank you. And now I invite Dr. Anju, and we'll be talking on the वो हमें बताएंगे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस क्या हैं जो इसमें हम कोविड केयर में कर सकते हैं।
नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंजुम दत्ता है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ग्रेटर नोएडा से हूँ। मैं आज आपको बताने वाला हूँ हम लोग कोविड के रिकवरी के बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइज से कैसे अपने शरीर में सुधार कर सकते हैं। कैसे एक्सरसाइजेस हमें रिकवरी में मदद करेंगी, हमारी फिटनेस को सुधारने में मदद करेंगी, जो हमें सांस चढ़ता है उसको कम करने में मदद करेंगी, हमारी मांसपेशी में जो तनाव रहता है उसको कम करने में मदद करेंगी, हमारा बैलेंस इंप्रूव करेंगी, हमारे को मानसिक तनाव जो रहता है उसको कम करने में मदद करेंगे, ओवरऑल हमारे एनर्जी लेवल्स को इंप्रूव करने में हेल्प करेंगी। जो हमें सांस चढ़ता है इसको कम करने में मदद एक डायरी या फोन ऐप या स्मार्ट वॉच के द्वारा रख सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, इसमें सबसे पहले मैं कुछ पोजीशंस बताऊंगा जो आपको सांस उखड़ने पे या सांस चढ़ने पे मदद करेंगी, और इनको आपने सुनिश्चित करना है कि कौन सी पोजीशन आपको कंफर्टेबल लगती है। पहली पोजीशन है कि आप करवट में लेटिए आराम से, और 2 से 3 तकिए अपने सर के नीचे रखिए और एक तकिया दोनों टांगों के नीचे। दूसरी पोजीशन है कि आप टेबल के ऊपर आगे होके लीन होके बैठिए। तीसरी पोजीशन, आप टेबल के ऊपर आगे लीन होके बैठे और फिर 2 से 3 तकिए रखिए और अपना सर आराम से रखे, आराम करें। और चौथी पोजीशन कि आप कुर्सी पे आराम से बैठिए और अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखिए और अपने दोनों हाथों को बिल्कुल रिलैक्स करिए। पांचवी पोजीशन, आप आगे को झुक के खड़े हो सकते हैं किसी चेयर के सहारे या अपने घर में खिड़की के सहारे खड़े हो सकते हैं। और पांचवी पोजीशन, आप टेक लगा के दीवार के सहारे खड़े हो सकते हैं और अपने दोनों रिलैक्स करिए, आगे रखिएगा। पांचवी पोजीशन, आप आगे आता है कंट्रोल ब्रीदिंग। जैसे नाम बता रहा है कि हमें ब्रीदिंग एक कंट्रोल्ड मैनर में करनी है। इसको करने से पहले सुनिश्चित कर लीजिए कि आप बिल्कुल रिलैक्स बैठे हैं और आपकी गर्दन और कंधे की मांसपेशियां दोनों रिलैक्स हैं। उसके बाद आप एक हाथ अपना छाती पे रखेंगे और एक हाथ अपना पेट पे, और फिर आंखें बंद करके अपने सांस लेने की प्रक्रिया को महसूस कीजिए। फिर उसके बाद आप नाक से सांस खींचेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, नाक से सांस खींचेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। तो आपने गौर करा होगा, जब मैं सांस खींच रहा हूँ तो मैं नाक से खींच रहा हूँ और मैं मुंह से छोड़ रहा हूँ, पर मैं मुंह उतना ही खोल रहा हूँ जितना हमें एक मोमबत्ती को फूंक मारने के लिए मुंह खोलना चाहिए। कुछ लोगों को शुरुआत में तकलीफ हो सकती है कि वो नाक से सांस नहीं ले पा रहे, पर जैसे जैसे वो अभ्यास करेंगे उनको आदत पड़ेगी और उन्हें कोशिश करनी है कि वो नाक से सांस खींचें और मुंह से छोड़ें। इसको आप 2 से 3 रेपिटेशन एक दिन में कर सकते हैं, और जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होते जाएंगे इसके साथ आप इसकी रेपिटेशंस बढ़ा सकते हैं। फिर कुछ पोजीशन जो आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने में आपकी मदद करती है, उसका नाम है प्रोन पोजीशन। आप 30 मिनट से 2 घंटे पेट के बल लेटिए, फिर 2 घंटे बाद अपनी पोजीशन चेंज करिए, बाईं करवट पे लेटिए, फिर 30 मिनट से 2 घंटे बाद आप दाईं करवट पे लेटिए, और फिर 30 मिनट से 2 घंटे बाद आप अपने पलंग पे बैठिए और पीछे अपनी पीठ को सहारा दीजिए और दोनों टांगे सीधी रखिए। पर ध्यान दीजिएगा, कमर के नीचे आपने 1 से 2 तकिए रखने हैं ताकि आपका कमर का जो एंगल है वो 45 डिग्री का मेंटेन हो। आता है पेस ब्रीथिंग, ये बहुत जरूरी ब्रीथिंग है। ये आपको डेली की दिनचर्या की एक्टिविटीज में मदद करेगी। जैसे मान लीजिए आप पहली या दूसरी मंजिल पे रहते हैं, आप सोचते हैं मैं हर रोज सीढ़ी चढ़ता हूँ उतरता हूँ तो मैं थक जाता हूँ या मेरी सांस फूल जाती है। इसको देख के परेशान मत होइए। आपने क्या करना है, उस एक्टिविटी को आपने कुछ हिस्सों में बांटना है। पहले आप कोशिश करेंगे एक हफ्ता 5 सीढ़ी चढ़ना और 5 सीढ़ी उतरना, फिर दूसरे हफ्ते 7, फिर तीसरे हफ्ते 10, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, जैसे आप प्रैक्टिस करें। पर एक बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जब आप ये कर रहे हैं तो शुरू करने से पहले नाक से आप सांस खींचेंगे, और जैसे आप ये शुरू करेंगे अपनी कोई भी एक्टिविटी आप मुंह से सांस छोड़ेंगे। तो घबराइएगा नहीं, धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको थकान और सांस चढ़ने की तकलीफ दोनों से राहत मिलेगी। हम डीप ब्रीदिंग के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं इसके फायदे। ये आपका मानसिक तनाव कम करने में हेल्प करती है, तो पोस्चर इंप्रूव करती है, आपका कार्डियोवास्कुलर कैपेसिटी इंप्रूव करती है। इसको कैसे करते हैं, आप मन में एक ट्रायंगल सोचिए, उस ट्रायंगल को सोचते हुए आप 3 सेकंड के लिए सांस अंदर खींचेंगे, फिर 3 सेकंड के लिए सांस रोकेंगे, फिर 3 सेकंड के लिए सांस छोड़ेंगे। ऐसे देखिए, आपने आराम से एक झटके में नहीं करना, ये ध्यान रखिए। 3 सेकंड इनके आपने सांस खींची, फिर आपने रोका, फिर आपने आराम से 3 सेकंड के लिए छोड़ा। आपने ये प्रक्रिया कम से कम 2 से 3 बार करनी है दिन में,
और अगर कुछ लोगों को परेशानी होती है तो वो क्या करें, इस प्रक्रिया को 1 या 2 बार करने के बाद नॉर्मल सांस लें और फिर दोबारा से इस प्रक्रिया को कोशिश करें। धीरे धीरे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, आपको इंप्रूवमेंट महसूस होगी और आप और अच्छे से लंबी और गहरी सांस ले पाएंगे। ब्रीथ रेक्टेंगल, ये नाम ही बता रहा है कि हम कोई रेक्टेंगुलर चीज के बारे में सोच रहे हैं। अब आपके कमरे में क्या रेक्टेंगुलर चीज होती है? आपके दरवाजे का चौखट या आपका टीवी। तो उसकी आप चौड़ाई को देखिए और लंबाई को देखिए ध्यान से। तो पहले आप चौड़ाई को देख के सांस खींचिए और फिर लंबाई को देख के सांस छोड़ेंगे। देखिए कैसे आपने आराम से चौड़ाई को देखते हुए सांस खींची, फिर लंबाई को देखते हुए मुंह से छोड़ी, फिर चौड़ाई को देखते हुए सांस खींची, फिर लंबाई को देखते हुए सांस छोड़ी। इसको आप दिन में 2 से 3 बार रिपीट करेंगे और जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करेंगे आपको और कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंस आएगा, आप इसकी रिपीटेशंस बढ़ा सकते हैं। कुछ लोगों को कोविड होने के बाद खांसी की शिकायत रहती है, कुछ लोग सूखी खांसी और कुछ लोगों को बलगम या गीली खांसी की शिकायत। जिनको सूखी खांसी की शिकायत रहती है वो टाइम टू टाइम पानी पीजिए, अपने को वेल हाइड्रेट रखें। मैं ये नहीं कह रहा एक बार में आप पूरा ग्लास पानी पीजिए, छोटे छोटे सिप लीजिए। आप भाप जरूर लीजिए, दिन में कम से कम 3 बार भाप लीजिए। आप कुछ गर्म चीजों का सेवन करिए जैसे चाय या गर्म पानी में शहद और नींबू मिला के, इससे आपके गले को काफी आराम मिलेगा। और अगर आपको खांसी आ रही है तो आप उसको अपने फेफड़ों को सहारा देके आगे झुक के हल्का सा खांसेंगे, ज्यादा जोर मत लगाइएगा, नहीं तो आपको खांसी आपकी बढ़ सकती है। अगर आपको गीली या बलगम वाली खांसी है, अभी आपने पानी पीना है। ये बलगम निकालने में, हाइड्रेशन लेवल्स आपको बलगम निकालने में बहुत मदद करते हैं। आप तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बलगम निकालने के लिए हफिंग एक टेक्निक है। इससे क्या होता है कि अगर बलगम हमारे फेफड़ों में जम गई है तो उसको हम निकालने में आपकी मदद कर सकते हैं, अगर इस तकनीक को आप ठीक से सीखें। ये 2 तरीके की होती है, स्मॉल लॉन्ग हफ एंड बिग शॉर्ट हफ। स्मॉल लॉन्ग हफ हम तब इस्तेमाल करते हैं अगर आपके बलगम आपके फेफड़ों के निचले हिस्से में जम गया है। बिग शॉर्ट हफ अगर बलगम आपके फेफड़ों के ऊपरी हिस्से में जम गया है तो हम इस्तेमाल करते हैं। ये आपको आपके डॉक्टर एडवाइस करेंगे आपने कौन सी हफिंग करनी है, इसके बारे में मैं आगे समझाऊंगा। फिर आपने कैसे खांसना है और कब खांसना है उसके बारे में भी समझाऊंगा, और किन पोजीशंस में आपने लेटना है ताकि आपकी बलगम आराम से अपने फेफड़ों से बाहर निकल सके। पहले ये जो सारी पोजीशंस है ये आपने 30 मिनट से 2 घंटे तक मेंटेन करनी है और आपके अपने डॉक्टर की सलाह पे इन पोजीशंस को मेंटेन करना है। वो बताएंगे कि आपके बलगम फेफड़ों में कहाँ जम रहा है। अगर आपके फेफड़ों के ऊपरी हिस्से में बलगम जमता है, करवट में लेटिए। अगर आप करवट में कंफर्टेबल नहीं है तो करवट में लेटे 2 से 3 तकिए अपने सर के नीचे रखिए और 30 मिनट से 2 घंटे इस पोजीशन को मेंटेन करिए। अगर बलगम आपके फेफड़ों के निचले हिस्से में जम रहा है, आप करवट में लेटेंगे और 2 से 3 तकिए अपने कूल्हे के नीचे रखेंगे या 2 से 3 तकिए अपने हिप्स जिसको कहते हैं उसके नीचे रख सकते हैं। और अगर बलगम आपके बीच हिस्से में फेफड़ों में जम रहा है तो आप करवट में लेटेंगे और 1 से 2 तकिए, ध्यान रखिएगा इसमें हमने 1 से 2 तकिए का इस्तेमाल करा है जो आप अपने कूल्हे या हिप्स के नीचे रखेंगे। पर मैं दोबारा कहूंगा ये अपने डॉक्टर की सलाह पे जरूर करिएगा। अब हफिंग क्या होती है? इसका मतलब होता है हफ करना, मतलब कि मुंह से सांस बाहर निकालना या हवा मारना। तो कैसे होती है? जैसे मानिए मुझे ये चश्मा साफ करना है, मैं इसको कैसे करता हूँ? ये मैंने क्या करा, ये जो चीज मैंने करी इसको हफ कहते हैं। हफिंग की तकनीक आपको अपने डॉक्टर से प्रॉपर्ली सीखनी चाहिए करने से पहले, क्योंकि अगर आप इसको सही तरीके से करेंगे तभी आप अपने छाती को बलगम से मुक्त कर सकते हैं और आपको छाती में उसके कारण हल्कापन भी महसूस होगा। तो अगर जैसे मैंने आपको बताया 2 तरीके की होती है, स्मॉल लॉन्ग हफ। स्मॉल लॉन्ग हफ में हम क्या करते हैं, हम सांस लेते पर ज्यादा गहरी नहीं, ऐसे सांस ली और लंबा सा हफ करा, तो ये है आपका स्मॉल लॉन्ग हफ। और बिग शॉर्ट हफ क्या होता है कि हमने लंबी गहरी सांस ली और एकदम से करा। अगर इस दौरान आपको सांस चढ़ता है या गले में ज्यादा खड़खड़ाहट होती है तो इसको आप ज्यादा जोर से कर रहे हैं। इसको 2 से 3 बार करने के बाद आपको लगेगा कि गले में आपको कुछ बलगम जैसा महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब कि आपने हफ बिल्कुल ठीक तरीके से करा है। और अगर आपने हफ ठीक तरीके से करा, अगर आपका बलगम आराम से निकलता तो ठीक है। अगर आपको खांसी आती है तो फिर अपने फेफड़ों को सहारा दीजिए आराम से और आगे झुक के हल्की सी खांसी करेंगे, ज्यादा जोर से नहीं करेंगे, नहीं तो आपके फेफड़ों पे ज्यादा चोट पड़ेगा। हफिंग को प्रैक्टिस करने के लिए आप घर पे एक पाइप के द्वारा मुंह में रख के और एक बॉल रखिए और जितनी
जोर से आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस करा है आप करने को उतने जोर से करिए। जब आप इस प्रक्रिया से यूज टू हो जाए तब आप इसको आराम से करिएगा और फिर देखिएगा आपको खुद ही फर्क पता लगेगा कि आपकी छाती आपको हल्की लगेगी। तो जैसे मैंने अभी सारी सांस लेने की टेक्निक बताई, उसमें पहले था कंट्रोल ब्रीदिंग, फिर डीप ब्रीदिंग, फिर कंट्रोल ब्रीदिंग, फिर हफिंग। अब हफ कौन सा करना है मैं दोबारा बोल रहा हूं, आप अपने डॉक्टर से पूछिए और इससे सुनिश्चित करिए कि आपके लिए कौन सा हफ ठीक है। स्पायरोमीटर, इसको इंसेंटिव स्पायरोमीटर या रेस्पिरोमीटर बोलते हैं। यह आपको किसी भी केमिस्ट या फार्मासिस्ट पे आसानी से मिल जाएगा। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें एक नीली बॉल है, एक पीले रंग की बॉल है और एक हरे रंग की बॉल है। पीले रंग की बॉल आपको दिखाती है कि आप 600 ml एयर खींच रहे हैं, पीले रंग की 900 ml और हरे रंग की 1200 ml। अब उसको करने का तरीका क्या है, आप इसको पहले माउथ पीस को प्रॉपरली लगाइए। ये माउथ पीस, ये ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ना तिरछा ना ऐसे, बिल्कुल सीधा होना चाहिए और इसको अपने मुंह में आराम से रखेंगे और इसको अपनी आंखों के आगे रखेंगे। पाइप बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और आप कैसे करेंगे, इसको मुंह में रख के, अभी जब ये सीधा है ध्यान रखिएगा, सीधा है तो आप सांस अंदर खींचेंगे। तो कुछ लोग जब इसको शुरुआत में करेंगे उनसे एक बॉल उठेगी, कुछ से 2 बॉल उठेगी, कुछ से बिल्कुल नहीं उठेगा। तो घबराइए मत, आप जैसे जैसे इसको प्रैक्टिस करेंगे आपके से 2-3 बॉल आराम से उठेंगी और पर इसको आपने 10 रिपीटेशन करना है दिन में एक बार, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी नंबर ऑफ रिपीटेशन बढ़ाते रहेंगे। अब तो ये तो मैंने सांस अंदर करने के लिए करा, इससे क्या हुआ, मेरे फेफड़ों की क्षमता बढ़ी कि मैं सांस अंदर और अच्छे से ले पा। अब मुझे सांस निकालने हैं प्रॉपर्ली, तो उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए कैसे करूंगा, इस पैरामीटर को मैं उल्टा कर दूंगा और फिर ट्यूब को सीधा रखूंगा और मुंह में रहूंगा और इसमें फूंक मारूंगा। देखिए कैसे, नाक से सांस खींचूंगा और उसमें आपने इसको भी दिन में 10 बार करना है। और ये ध्यान रखिएगा, अगर इस दौरान आपको सांस चढ़ता है तो आप नंबर ऑफ रिपीटेशंस कम कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने एक बार में 10 करना है। और ये जब भी करें आराम से करिएगा, कराने की बात नहीं। और ये ध्यान रखिए, इसको करने के बाद इसका जो ये पाइप और ये जो माउथ पीस है इसको अच्छे से साफ करके आप सुरक्षित रखें, ताकि और जब दोबारा यूज करेंगे तो फिर इस माउथ पीस को आप यूज करें। अब एक्सरसाइज करने से पहले हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहले चीज कि हमें एक्सरसाइज करने से पहले और एक्सरसाइज करने के बाद कम से कम 1 से 1.5 घंटे का अंतर रखना चाहिए खाना खाने में। फिर एक्सरसाइज करने के दौरान हमें लूज कपड़े पहनने चाहिए, प्रॉपर स्पोर्ट शूज पहनने चाहिए। हमें कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे पहले प्रॉपर वार्म अप एंड प्रॉपर कूल डाउन फेस करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपकी मांसपेशियों में तनाव आ सकता है। एक्सरसाइज करने के दौरान पानी खूब पीजिएगा, अगर आपके हाइड्रेशन लेवल अच्छे रहेंगे तो आप एक्सरसाइज अच्छे से कर पाएंगे। और एक्सरसाइज बाहर मत करिएगा, धूप में कोशिश करिए उसको घर में अंदर करिए ताकि आप सुरक्षित रहें। अब कैसे पता लग सकता है कि मैं एक्सरसाइज जो कर रहा हूं वो ठीक है कि नहीं, उसको मैं टॉक टेस्ट के माध्यम से पता कर सकता हूँ। टॉक टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें मैं एक लाइन बोलने की कोशिश करूंगा। जैसे मैं एक लाइन बोलता हूँ, मेरा नाम अंजुम दत्ता है, तो मैं इस लाइन को कब बोलूंगा, जब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं तब मैं ये लाइन बोलने की कोशिश करूंगा। अगर मैं ये लाइन बहुत आराम से बोल रहा हूँ इसका मतलब मैं अपने एक्सरसाइज करने की क्षमता को बढ़ा सकता हूँ। पर अगर यही लाइन मुझे एक्सरसाइज करने के दौरान बोलने में काफी तकलीफ हो रही है और मेरी सांस खूब चढ़ रही है, तो इसका मतलब मैं अपनी क्षमता से ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा कम कर लेना चाहिए। और अगर ऐसे लाइन एक्सरसाइज करते हुए आराम से एक पॉज और हल्की सी सांस चढ़ने का बोलता हूँ, तो मत घबराइए, ये बिल्कुल राइट लेवल ऑफ एक्सरसाइज है जो आप कर रहे हैं, ठीक है। और अगर कोई भी एक्सरसाइज के दौरान आपको इनमें से किसी भी मुसीबत का सामना होता है, जैसे आपको उल्टी जैसा लगता है, सर चकराता है, सांस चढ़ती है, पसीना खूब आता है, छाती टाइट हो जाती है या छाती में दर्द होता है, तो तुरंत एक्सरसाइज रोक दीजिए और अपने डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट कीजिए। तो मैं आप लोगों से यही विनती करूंगा, घर में रहिए और सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर किरण ठाकर मैम को निमंत्रित करूंगा, वो आके आपको मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस के बारे में बताएं। नमस्कार। हेलो, नमस्कार, मैं डॉक्टर किरण बोल रही हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, अनेक साधुवाद।
इतने सार्थक मेडिकल साइंसेज ग्रेटर नोएडा से मैं आज कोविड मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड मूड स्विंग्स के बारे में बताना चाहूंगी। कोविड एक ऐसी महामारी बनकर उभरी है जिसमें मरीज पॉजिटिव हुई और उसके बाद में फिर नेगेटिव होती है, उनको टाइम लगता है 10-15 दिन। कोविड केस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। डॉक्टर साहब, आपके यहाँ पे कुछ इश्यूज आ रहे हैं वॉइस के। डॉक्टर किरण, डॉक्टर किरण। जी सर। हाँ, आपके वॉइस के इश्यूज आ रहे हैं। तो अपना एक स्पीकर शुरू करें मैडम। सर मैं क्षमा चाहता हूँ, मैम के थोड़े से नेटवर्क के इशू आ रहे हैं, तो तब तक मैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता मैम को आमंत्रित करूंगा कि वो आके हमें होम रिहैबिलिटेशन और डाइट के बारे में हमारे लोगों को बताएं। मैम प्लीज कम। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता। मैं GIMS में ऑप्स एंड गायनी डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट हूँ। आपको इसके बारे में आगे बताती हूँ। पोस्ट कोविड केयर, होम रिहैबिलिटेशन एंड डाइट। ओके, तो ये जैसे डॉक्टर अंजुम ने भी बताया, डॉक्टर पायल ने भी, कि किस तरह के कोविड पेशेंट्स होते हैं। तो अगर मैं मोटे तौर पे जल्दी से बताऊं तो अगर हम अपनी भाषा में बोले तो 3 तरह के होते हैं। एक जो घर में ही रहे और घर में ही रिकवर हो गए, जिनको थोड़ा सा कमजोरी, खाने में परेशानी, डर वो है, लेकिन नहीं रहते हैं। इसके अलावा दूसरे मरीज होते हैं जो हॉस्पिटलाइज हुए, जिनको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट था लेकिन अस्पताल में रहे, उनको मॉडरेट टाइप का इलनेस था और उसके बाद वो घर आ गए। उनको भी तकलीफ है, थोड़ी कमजोरी, फटीग है, लेकिन पहले से बेहतर घर में आ गए। इसके अलावा एक और पेशेंट्स होते हैं जो आईसीयू में रहे, जिनकी हाई ऑक्सीजन डिमांड थी, जिनको इंक्यूबेशन हुई, जो काफी तकलीफ के बाद फिर उसके बाद जो है हॉस्पिटल से घर पे आए। इनमें से कुछ पेशेंट्स होते हैं जो हॉस्पिटल में मैनेज हो जाते हैं और उनको बिना निगेटिव हुए, यानी वो अभी कोविड निगेटिव नहीं हुए, लेकिन उनको घर भेज दिया जाता है क्योंकि घर में वो आइसोलेशन कर सकते हैं। तो आपको जैसे पता है कि पहले कोविड केयर में, आजकल कोविड थोड़ा कम हो गया है लेकिन खत्म नहीं हुआ है, तो किसी के घर में भी कोविड पेशेंट हो सकते हैं। तो आपको उसी तरह से जिसको भी बुखार है, खांसी है या कुछ है, उसको आइसोलेटेड रखना है, घर में भी मास्क का इस्तेमाल करना है, चाहे हम वैक्सीनेटेड हैं तब भी, और उसके साथ उसको यूज करना है। तो पोस्ट कोविड में क्या क्या इफेक्ट ज्यादातर मिले? वीकनेस हुई, काफी स्ट्रेंथ लग रहा था कि हम तो बहुत कमजोर हो गए हैं। बहुत सारे पेशेंट्स को खाना अच्छा नहीं लग रहा, अब खाना नहीं खाया जा पा रहा। मसल वीकनेसेस है, उतना स्ट्रेंथ ही नहीं लग रही है, हाथ में पैरों में, इसमें कमजोरी लग रही है। लॉस ऑफ मसल मास, जो ज्यादा दिन आईसीयू रह के आते कमजोर हो गए, उनकी मसल्स भी कमजोर लग रही हैं, एकदम एनर्जी नहीं मिल रही, फटीग लग रहा है। ये सारे पोस्ट कोविड में भी जब आप घर जाते हैं या घर में हैं तो ये वाली चीजें बहुत है जिसमें घबराहट होने लगती है कि क्या हो रहा है। तो एक्सरसाइजेस डॉक्टर अंजुम ने भी बताई सारी, ब्रीदिंग की किस तरह से करनी है, प्राणायाम। एंड बाद में आपका एक सेशन आचार्य भी लेंगी जो बिल्कुल आपको वैसे कराएंगी। तो मैं आपको थोड़ा समराइज कर देती हूँ एक्सरसाइजेस में। ब्रीदिंग जो उन्होंने ठीक से बताई, उसके अलावा वेस्टिबुलर सिस्टम, यानी कि हमारा जो
कान और इससे रिलेटेड है आंख का और हेड का मूवमेंट, ऊपर नीचे आंख से देखना, साइड में दोनों देखना, आंख में पुतलियों को गोल गोल घुमाना, सर आगे पीछे करना और साइड में करना, और ऐसे सर को पूरा इस तरह से करके घुमाना। ये सारा वेस्टिबुलर सिस्टम यानी कि हमारे को जो चक्कर और ये सब चीजें होती है धीरे धीरे से उसके लिए। क्रॉस बॉडी एक्सरसाइजेस यानी हाथ और पैरों को आपस में क्रॉस करके एक्सरसाइज करना, जो आपको सबको पता है कि कौन कौन सी हैं। इसके साथ में स्ट्रेंथ बिल्डिंग यानी हमारी मांसपेशियां भी कमजोर हो गई हैं, तो उनको स्ट्रेंथ देने के लिए आप घर पे वेट्स बना सकते हैं। पेप्सी की आधा लीटर 1 लीटर की बोतल में पानी भर के उसके वेट्स बन सकते हैं, और उसके अलावा मोजों में थोड़ी मिट्टी या बालू डाल के डबल मोजा करके उनको करके उनके पैरों के लिए उसमें बांध सकते हैं, जिससे पैरों के लिए वो आधा किलो 1 किलो के वजन के बराबर हो जाएंगे। और एंड्योरेंस मीन्स जब आपको थोड़ी स्ट्रेंथ गेन हो जाती है तब वॉकिंग और कार्डियो एक्सरसाइजेस वगैरह इसके लिए। ये मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिया। ये 5 ग्रुप ऑफ एक्सरसाइजेस हैं जो हर जना कर सकते हैं, जिससे पूरी बॉडी मूवमेंट हो सकता है। अब इनको कैसे करना है? जो ज्यादा बीमार हैं तो अभी बिस्तर के ऊपर ही है, वो सबसे पहले लाइंग डाउन यानी लेटे लेटे करेंगे, आंखें घुमाना, क्रॉस करना, बिस्तर के ऊपर पलट के क्रॉल करना, इस तरह की चीजें। जब आपको लगेगा कि लेटे लेटे अभी पूरी स्ट्रेंथ है, तब बैठ के करने लगेंगे, एकदम से पूरी एक्सरसाइज करना शुरू नहीं करेंगे। फिर बैठ के जब आपके सारी चीजें क्रॉस करना, आंखें मूवमेंट, सर को आगे पीछे, बॉडी को आगे पीछे, इस तरह से पूरा रोल करने के बाद फिर हम स्टैंडिंग में शुरू करेंगे। यानी कि जो लोग कमजोर हो गए एकदम से अभी ये करो या मुझे तो जल्दी अब ठीक होना है, ऐसे करके एकदम से एक्सरसाइजेस ज्यादा नहीं शुरू करेंगे। तो आप धीरे धीरे फेज वाइज मैनर में पहले लेटे लेटे, फिर बैठ के और फिर खड़े होके। और जैसे बताया कि खाने से 1-1.5 घंटा पहले यानी कि 1-1.5 घंटा पहले आप जब उठते हैं तब उसके बाद आप कुछ समय के बाद अपनी नॉर्मल क्रियाएं करके ठीक से करके सांस लेके, और उसके बाद आप थोड़ी सी एक्सरसाइज अगर आपको थकान नहीं लग रही है, और उसके बाद आप वार्निंग साइंस जो डॉक्टर साहब ने बताया, पैर में सूजन आ जाए, आपको ठंडा पसीना आने लगे, पैल्पिटेशन यानी धड़ 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 करके लगने लगे, तो आप बिल्कुल रुक जाएंगे। और ऐसा अगर ज्यादा हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेंगे। आजकल ई संजीवनी भी है जिसमें आप घर से ही कंसल्ट कर सकते हैं, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर पोस्ट कोविड में आपको अपनी स्ट्रेंथ गेन करने के लिए एक्सरसाइजेस के अलावा और क्या करना है? तो आपको अच्छा अमाउंट ऑफ स्लीप, 8 से 10 घंटा, इसको डिवाइडेड में आपको सोना है और बेड रेस्ट करना है। हाइड्रेशन 4 से 5 लीटर कम से कम पानी पीना है। तो पानी, खाली आदमी पानी ही नहीं पीता रह सकते इनका, तो ये लिक्विड डाइट में आप सूप, जूसेस, ORS को मिला के, और उसके अलावा भी जो चीजें आप पीने वाली पी सकते हैं उसको कर सकते हैं, लेकिन एरिएटेड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं, उनका कुछ भी फायदा नहीं है। इसलिए उनको खास मना है कि मैं पेप्सी ले लेता हूँ, कि मैं ये ले लेता हूँ, वो नहीं लेना है। एंड गुड एंड न्यूट्रिशियस डाइट। तो पोस्ट कोविड डाइट में क्या क्या चीजें आपको लेनी है? एक तो इजीली डाइजेस्टेबल फूड होने चाहिए, यानी जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। हमें कोई बहुत ज्यादा एलैबोरेट खाना कुछ नहीं खाना, सिंपल खाना जो कि आसानी से आपको डाइजेस्ट हो जाए, जैसे खिचड़ी है सब्जी वगैरह के साथ। फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स यानी एक बार में पेट भर के नहीं खाना है, थोड़ा सा काम, और उसको जल्दी जल्दी खा सकते हैं। तो 4 मेन मील्स बना सकते हैं, 9 बजे, 1 बजे, 5 बजे, 9 बजे, या 8 बजे, 12 बजे, जो भी आपके उठने का टाइम है, 4 बजे शाम को और रात में 8 बजे। और उसके बाद खाने के बाद थोड़ा सा नॉर्मली आप बैठ सकते हैं, एकदम सीधे लेटना नहीं है, सीधे, और उसमें आप हल्का हल्का सांस वगैरह का, और उसके बाद आप आधे घंटे बाद लेट सकते हैं। एक्सरसाइज आपको खाने के 2 घंटे बाद ही करनी है। बीच में अगर आपको भूख लगती है कुछ है तो आप फ्रूट्स ले सकते हैं। कंफर्ट एंड इजी टू मेक फूड यानी कि कंफर्टेबल होना चाहिए। घर में यूजुअली अभी देखा गया कि पूरा घर को कोविड हो गया है, तो उसमें एक जने को ज्यादा है तो कोई जने पे इतनी शक्ति नहीं है कि वो सारे टाइम खाना पका पका के देता रहे। तो इसलिए ऐसा खाना जो हेल्दी भी हो और आसानी से बन जाए, ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपको अपनी डाइट में फ्रूट्स वगैरह का और नट्स, इन सब का भी शामिल करने चाहिए। फ्रूट्स वगैरह, बहुत सारे लोग कहते हैं फ्रूट्स नहीं, लेकिन फ्रूट्स कुछ ना कुछ होने चाहिए। मैं एक बात अभी बता देना चाहती हूँ कि फ्रूट्स को खाने के लिए यूजुअली जब आप मेन दाल चावल टाइप का खाना खा रहे हैं, उससे आधा घंटा पहले फ्रूट्स खाने चाहिए। फ्रूट्स खाने के बाद नहीं खाने चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स को हजम होने का टाइम कम होता है और खाना का हजम होने का टाइम ज्यादा होता है। तो अगर आप फ्रूट्स बाद में खाएंगे तो वो उतना फायदा नहीं देते, वो फिर फर्मेंट होने लगता है पेट के अंदर। तो इसलिए यूजुअली पहले खाने चाहिए और बाद में नहीं खाने चाहिए।
अब पोस्ट कोविड डाइट में न्यूट्रिशियस फूड क्या होना चाहिए? आजकल का फैशन हो गया है डाइटिंग का, तो हर जने को लगने लगा कि कार्बोहाइड्रेट तो अच्छा खाना नहीं होता है, प्रोटीन रिच होना चाहिए, प्रोटीन रिच खाना होना चाहिए। ऐसा नहीं है। हमारे खाने में जो मेन चीज होती है वो कार्बोहाइड्रेट ही होती है। एक बैलेंस डाइट में 50% से ऊपर कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। और जब आप बीमारी से उठ रहे हैं तो आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट जो आपको फौरन एनर्जी दे वो जरूर होना चाहिए। तो यानी कि आप सिंपल नाश्ता और सारी चीजों में आप कार्बोहाइड्रेट से कोई परहेज करने की जरूरत नहीं है। इवन मैं कहूंगी आप पोस्ट कोविड में जो सिंपल खाना है, ब्रेड हजम जल्दी हो जाती है, वो शुगर का अमाउंट बढ़ा देती है क्योंकि जल्दी हजम हो जाती है। तो जो डायबिटिक नहीं है वो ब्रेड, सूजी, राइस, रोटी, ओट्स ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। केला, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, बीट फ्रूट, ये सब कार्बोहाइड्रेट रिच एंड ये हेल्दी फूड्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट के, इनका खाने में पूरी तरह से इस्तेमाल हो सकता है। ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में और उसके बीच के मील्स में कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ आप थोड़ा प्रोटीन रिच भी होना चाहिए, क्योंकि मसल स्ट्रेंथ के लिए और जो बॉडी को रिकवर करने के लिए बैलेंस डाइट से थोड़ा ज्यादा प्रोटीन होना चाहिए। तो प्रोटीन अच्छा किसमें है? एग्स यूज कर सकते हैं, सोया नगेट्स, लेग्यूम्स यानी ये किडनी बीन्स, राजमा, लोबिया, चिकपीस, इन सब का इस्तेमाल किया जा सकता है। दालें जो है, नट्स, जितने भी अपनी मेवा है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और सीड्स का इस्तेमाल हो सकता है। ये सारी चीजें, नट्स और सीड्स, ये अगर आप भुने हुए खाते हैं यानी रोस्टेड खाते हैं तो उससे कच्चे पानी में भीगे हुए ज्यादा हेल्दी होते हैं। रोस्टेड में उसके अंदर जो ओमेगा फैटी एसिड होते हैं उनका मात्रा कम हो जाती है और कुछ की चीजें खत्म हो जाती हैं, तो इनको आप भिगो के खाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। इवन मूंगफली और सफेद तिल, इनको भी अगर भिगा के थोड़ा सा रखे तो इसमें काफी कैल्शियम की मात्रा और ओमेगा होते हैं, ये बहुत हेल्दी होता है। स्प्राउट्स, इवन रागी, बाजरा, इसमें भी अच्छा खासा प्रोटीन होता है, तो इनको बनाया जा सकता है। इनको आटे में मिक्स किया जा सकता है। ऐसे बाजरा की रोटी और रागी की रोटी बनाना आसान नहीं होता, तो इसमें आटे के साथ एक चीज का आटा आप मिक्स कर सकते हैं और उनको बना सकते हैं। इवन रागी का जो नचनी होती है, इसके चीले वगैरह भी बनाए जा सकते हैं। अब कुछ सुपर फूड जो हमारे किचन में, हिंदुस्तानी किचन में होते हैं, इनको खाने का तरीका थोड़ा सा होना चाहिए। गार्लिक को कहते हैं, लहसुन बड़ा अच्छा होता है, लेकिन जो हम भून के तेल में डाल के खाते हैं उसका कुछ फायदा नहीं होता। तो गार्लिक को थोड़ी सी 2 कलियां, उनको छोटा बारीक काट के थोड़ी देर खुला रख के उसको पानी से खाने में वो गार्लिक का जो फायदा होता है वो उसके साथ होता है। जिंजर, हनी, तुलसी, इसको हम चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं। टर्मरिक को हम दूध में 1 चम्मच डाल के रात में ले सकते हैं, या फिर टर्मरिक की टी भी बना सकते हैं हर्बल टीज में। जीरा, धनिया और सौंफ, इसको थोड़ा सा पीस के रख सकते हैं, 1 चम्मच पानी में मिला के। इसको खाने से पहले इस पानी को पीने से इससे हजमा अच्छा होता है, खाना अच्छे जल्दी से हजम हो जाता है। और इसमें जो बचा हुआ चलनी में निकाल के उसको सब्जियों में डाला जा सकता है। सिनेमन यानी कि इसको मिंट आप चाय की तरह बना के और बाकी मसाले में इस्तेमाल कर सकते हैं। हनी के साथ जिंजर खांसी में आराम देता है, और एक सिप्टोप्लादी चूर्ण भी होता है आयुर्वेदिक, अगर आपको कफ इसमें काफी रहता है, सूखा कफ, उसके लिए ये अच्छा होता है। तो इन सबको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये चीजें मैंने इसलिए लिखी यहाँ पर कि ये सारी चीजें आप अपने खाने में और इजी मेथड से बना सकते हैं। प्रोटीन की मात्रा मैंने इसमें नॉनवेज इसीलिए नहीं डाला, बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं और फीलिंग होती है कि हमारा प्रोटीन तो है ही नहीं वेजिटेरियन खाने में। वेजिटेरियन खाने का जो प्रोटीन होता है उससे आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम बढ़ता है, उससे बाकी हार्ट की बीमारियां भी कम होती है, तो इसलिए ये वेजिटेरियन प्रोटीन इज बेटर। लेकिन जो लोग फिश और वो सब खाते हैं वो खा सकते हैं, उसके साथ उसमें कुछ भी नहीं है। और प्रोटीन की मात्रा में दाल इतने ज्यादा है, हर समय तो आदमी दाल नहीं खा सकता। 4 मील से कम में सारे मील्स में दाल का कुछ अमाउंट डालने के लिए एक टाइम पे दाल खा लीजिए, और बाकी मैंने कुछ थोड़ी सी रेसिपीज जो स्टीम्ड वगैरह है वो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, जिससे कि आप उसको लेके थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं अपने खाने में। तो स्टीम में हाई प्रोटीन दाल के लिए इडली में 50-50 दाल और चावल हो सकता है। आप अगर पीसते हैं, अगर आप बाजार से बैटर मंगाते हैं तो थोड़ी सी दाल घर में पीस लें और उसमें मिला लें। स्प्राउट इडली यानी कि जो मूंग की दाल को स्प्राउट्स करते हैं उसको पीस लें, उसमें थोड़ा सा इनो मिला के उसको इडली वाले सांचे में बना के उसको घिस के उसको, ये एकदम सॉफ्ट हो जाता है इसको खाने के लिए। दाल के पकौड़े बना सकते हैं स्टीम्ड, यानी इडली मेकर में दाल को जो है आप पीस लें, उसको थोड़ी सी देर
शाम को पीसा, सुबह के टाइम आप पकौड़े बना सकते हैं। उसमें थोड़ा इनो डालें, फेंटें और उसको लेके इडली वाले सांचे में बना लें। बिल्कुल दही के पकौड़े उसमें बना सकते हैं। ढोकला आप बना ही सकते हैं, चने की दाल को सूजी मिक्स करके, थोड़ा दही मिक्स करके इंस्टेंट ढोकला, ये ढोकला, ये सारी चीजें आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, तो दाल का अमाउंट हो सकता है। डिनर या किसी टाइम पे चीला और डोसा, इवन कूटू का आटा जो हमारे व्रत में इस्तेमाल होता है, उसमें बहुत ढेर सारा प्रोटीन होता है। रागी में काफी प्रोटीन होता है, रागी का चीला बना सकते हैं। मिक्स्ड दालों का चीला बना सकते हैं। तो इस तरह से आप बाकी वाले मील्स में भी दाल को ऐड कर सकते हैं। इवन जो दाल थोड़ा सा उबाल के या बची हुई दाल को आटे में मिला के वो दाल में भी हो सकता है, उसको सब्जी के साथ खा सकते हैं। अब कुछ मिथ्स हैं कि हमें तो खांसी हो रही है, दूध पिएंगे तो उससे बलगम बढ़ जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। दूध पीने से कोई म्यूकस उससे बढ़ नहीं रहा होता है। आप गर्म दूध हल्दी डाल के शाम को पी सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा होता है। और उससे कुछ भी कि कच्चा दूध ज्यादा अच्छा होता है, उबला दूध अच्छा नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। फलों में केला खाने से सर्दी हो जाती है, केले से बलगम बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। केले में बहुत सारा कैल्शियम होता है और फ्रूट्स अच्छे ही होते हैं। दही से सर्दी हो जाएगी, सर्दियों के दिनों में खा जाता है, लेकिन जो ताजी जमा हुआ दही होता है वो दोपहर के टाइम खाने से उससे कोई भी सर्दी या कोई खांसी वगैरह नहीं होती है। दही से पेट ठीक रहता है और उसमें लैक्टोबैसिलस ऐड होता है, क्योंकि इतना ढेर सारा एंटीबायोटिक स्टीरॉइड्स वगैरह चला होता है, तो उसके लिए दही बहुत अच्छा है। तो ये सब इस्तेमाल होना ही चाहिए। Thank you. नमस्कार। आदरणीय आचार्य प्रतिष्ठा जी एक विश्व प्रसिद्ध यूथ आइकॉन है। वह विश्व प्रसिद्ध योग गुरु भारत भूषण जी की बेटी है। इंटरनेशनल स्तर पर योग गुरु, एक्स डिप्लोमैट, इंडियन क्लासिकल डांस एक्सपोनेंट, ऑथर, सोशल एक्टिविस्ट एंड कल्चरल एक्सपर्ट है। 3 साल की उम्र में उन्होंने योगा सीखना शुरू किया और 5 साल की उम्र में कथक सीख लिया। अपने नृत्य का उपयोग केवल मनोरंजन के स्रोत से नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और लोगों को फिजिकल और मेंटल बीमारियों के इलाज के लिए ये अपना नृत्य का उपयोग करती है। सभी न्यूज चैनल पे एबीपी, जी न्यूज, न्यूज 24, आज तक, हेडलाइंस टुडे, दूरदर्शन, डीडी न्यूज, लोकसभा इत्यादि पर योग और क्लासिकल डांस पे 36 से अधिक टीवी शोज में इन्होंने योग और कथक प्रदर्शन दिया है। भारत में ही नहीं बल्कि सारे देशों में, यूएसए, चाइना, जापान, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, मलेशिया, आयरलैंड, येमेन, कतार आदि में, सभी दुनिया भर में इन्होंने योग का प्रचार किया है। अपने विषय पर कई किताबें लिखी हैं, लगभग 20 सीडी डीवीडी लिखी है, 28 से अधिक नृत्य को कोरियोग्राफ किया है। विकिपीडिया में इनके नाम और काम दोनों को ही एक्नॉलेज किया गया है और यूट्यूब में इनके लाखों दर्शक हैं। इंडियन कॉलेज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की फाउंडर प्रिंसिपल और मोक्ष यतन संस्थान आचार्य की डायरेक्टर। हम धन्यवाद करेंगे आचार्य प्रतिष्ठा जी का कि आज वो पोस्ट कोविड पेशेंट्स को बताएंगे कि किस तरीके से वो योग की सहायता लेके खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। धन्यवाद। अब उनका रिकॉर्डेड मैसेज है जो हम आपको सुनाएंगे। आज जहाँ हम सब महामारी के एक ऐसे काल से, एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं जहाँ हम तन के धरातल पर तो कठिनाइयों को अनुभव कर ही रहे हैं, साथ साथ में मन के धरातल पर भी बहुत कठिनाइयों को अनुभव कर रहे हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम ये सीखें, ये जानें कि विषमतम परिस्थितियों में भी योग कैसे हमारा दोस्त बन सकता है, हमारा सहायक बन सकता है। क्योंकि योग वो विज्ञान है, वो ज्ञान है जिसका सबसे बड़ा उपदेश रणभूमि के मैदान में शस्त्र त्याग चुके हताश निराश योद्धा को दिया गया, जिसे श्री कृष्ण ने कहा कि तस्मात् योगी भव अर्जुना। आज हम बात कर रहे हैं पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस की, यानी महामारी के समय पर जो समस्याएं हैं जिनसे हम जूझ रहे हैं वो तो है ही, लेकिन उसके बाद भी हमारे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड से हमें संपर्क कर रहे हैं और आफ्टर रिकवरी भी ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिन्हें वो झेल रहे हैं, चाहे वो ड्राई नोज़ की प्रॉब्लम हो, चाहे वो ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम है, या रिसेंटली जो ब्लैक फंगस के बारे में हमें पता लगा,
या फिर पूरे शरीर में ड्राइनेस हो जाना, सूखा कफ होना, कुछ को अभी भी लगता है कि हमारी छाती में म्यूकस या बलगम जमा हुआ है, उसको कैसे निकालें आचार्य जी। यानी कि जो कोविड से रिकवर हो चुके लोग हैं वो भी कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, और आज हम उन्हीं से कैसे आप सुगमता से, सहजता से पार निकल सकते हैं, उस पर थोड़ा सा आपके ऐसे घरेलू उपचार, प्राकृतिक उपचार और साथ में ही योगमय उपचार। तो सबसे पहले हम सबको ये सीखने की, जानने की, समझने की आवश्यकता है कि योग एक विज्ञान है और उसको विज्ञान के रूप में ही हमें समझने की आवश्यकता है। बड़ी सरल सी योग की एक गति है, भारत योग की गति है, जिसको हम कहते हैं विरेचन गति। और विरेचन का अर्थ ही है क्लिनजिंग। तो ये हमारे ओवरऑल बॉडी को क्लिंस करती है। अगर कोई वेस्ट हमारी बॉडी में है तो वो नासिका के माध्यम से बाहर आ जाता है। इसमें हमारा तन तो क्लिंस होता ही होता है, यानी बॉडी तो क्लिंस होती ही होती है, साथ में हमारा मन भी क्लिंस होता है। इसीलिए विरेचन गति के लिए हम सीधे बैठ जाते हैं और सीधे बैठ करके हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर टिका देते हैं। और यहाँ पर है हमारी माइंड कंट्रोलिंग नर्व्स, यानी मनोवाह नाड़ियाँ। तो जब मनोवाह नाड़ियों पर प्रेशर पड़ता है तो माइंड भी कंट्रोल में आता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमने कहा ना आपको, कितने पेशेंट्स हमको कांटेक्ट कर रहे हैं जो मन से बहुत थक गए हैं, मन से विचलित हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, फियर, इन सब में हम जी रहे हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम ईश्वर प्रणिधान का पालन करें, परमात्मा पर विश्वास रखें, स्वयं पर विश्वास रखें और स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन से बाहर निकलें। तो जब विरेचन गति का हम अभ्यास करते हैं तो ये हमारे तन के जमा वेस्ट को तो निकालता ही निकालता है, हमारे मन को भी शांत करता है। तो हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर ले आते हैं और सांस भरते हुए हाथों को उठाना, सांस छोड़ते हुए वापस ले आना। ये चीज़ सभी लोग ज़रूर ध्यान रखें कि योग मज़ा है, सज़ा नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे आचार्य जी ने बताया था तो अब तो हम यही करेंगे। पोस्ट रिकवरी आपका शरीर बहुत एनर्जी लेवल्स डाउन चले जाते हैं, आपका शरीर थकने लगता है बहुत जल्दी, आप बहुत जल्दी थकान महसूस करते हैं, उतनी ऊर्जा आपके भीतर नहीं रहती कि आप बहुत विग्रस एक्सरसाइजेस कर सकें। इसलिए जितना आपको आपका शरीर अनुमति दे बस उतना ही अभ्यास करना है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज रॉन्ग, अति सर्वत्र वर्जयेत। और जैसा हमने कहा, हमारे वंदनीय गुरुदेव कहते हैं कि योग मज़ा है, सज़ा नहीं है। इसलिए अपने साथ ज़्यादती नहीं करेंगे, सज़ा के तौर पर इसे नहीं लेंगे, जितना सुगमता से कर सकते हैं उतना करेंगे। तो इस स्थिति में आना, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना, सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आना। एक बार इसको ध्यान से देखिए। पच्चीस बार ऐसा करेंगे। 25वां श्वास पूरा गहरा छोड़ देंगे और फिर हाथों को ऐसे फैला लेंगे और कंप्लीट इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। हाथों को वापस ले आएंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। ये एक राउंड है, आप इसको 3 से 4 बार तक रिपीट कर सकते हैं। चलिए एक राउंड और सब लोग साथ में करेंगे। इस स्थिति में आना, हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर ले आना, आंखें बंद। कंप्लीट एक्सहेलेशन। Inhale, exhale, complete inhalation. हाथों को वापस ले आएंगे, शरीर को पूरी तरह से शिथिल छोड़ देंगे। प्रयत्न शैथिल्यम, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। इसका दिन में आप यानी सुबह खाली पेट करेंगे या शाम को खाली पेट करेंगे, और जब भी इसका अभ्यास करेंगे तो 25 एक्सहेलेशंस का 1 राउंड 4 राउंड से शुरू कर दीजिए। बढ़ाते बढ़ाते जैसे जैसे आप और रिकवर करते जाएं, आपको आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ते जाएं, तो इसकी मात्रा को बढ़ाते जाएंगे।
दूसरा काम बहुत ही सुगम है, ये बहुत सरल निरापद क्रियाएं हम आपको बता रहे हैं जो प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, यानी आफ्टर रिकवरी भी आप कर सकते हैं, जब आप आइसोलेशन में हैं तब भी कर सकते हैं, और बचाव के रूप में एज ए प्रिवेंशन भी आप कर सकते हैं। तो इसमें आप प्रणव उच्चारण में हम सीधे बैठते हैं, कमर को सीधा रख के, और हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लेते हैं। ज्ञान मुद्रा में हाथ रहने से आपका मन शांत रहता है, मन संयमित रहता है। कमर को सीधा करते हुए बैठना, नासिका से पूरा गहरा सांस लेना, और सबसे पहले अ का उच्चारण करेंगे। जब अ का उच्चारण करेंगे तो पेट पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करेंगे। फिर ओ, जब ओ का उच्चारण करेंगे तो सीने पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करेंगे। फिर जब म का उच्चारण करेंगे तो टॉप ऑफ द हेड पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करेंगे। बहुत सरल है। अ का टाइम लिमिट सबसे छोटा होगा, ओ का टाइम लिमिट उससे बड़ा होगा, और म का टाइम लिमिट सबसे लंबा होगा। तो पूरा गहरा सांस भरना, ऐसा कम से कम 3 बार करें, फिर 5 बार और 13 बार तक इसके रिपीटिशन को बढ़ाएंगे। ऐसा करने से आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, आपके श्वास लेने की क्षमता बढ़ती है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बेहतर तरीके से होता है, और प्रणव उच्चारण के लाभ ही लाभ हैं। हाइपरटेंशन में बहुत लाभकारी है, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन में बहुत लाभकारी है, पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार, रक्त का संचार बेहतर तरीके से करता है। यानी इतना सुगम और इतने लाभ। बिल्कुल हम आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जो आप डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, डे टू डे लाइफ में अपना सकते हैं। तीसरा काम बहुत ही सुगम है, और हम सिर्फ 4 चीज़ें ही आज आपको बताएंगे। तीसरा काम इतना सुगम है कि आप बहुत आराम से इसे कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी का नाम ही है, यथा नाम तथा गुणा, भ्रमर गुंजन हमें करनी है। अक्सर लोग कहते हैं कि इसमें बांसुरी जैसी आवाज़ निकालिए। कोई कहता है, हम एक बार आई वॉज इन अमेरिका, सो आई हैड अ वर्कशॉप देयर, तो वहाँ उन्होंने कहा, आचार्य जी, सो वी आर डूइंग बी ब्रीदिंग। आई सेड नो, इट्स नॉट बी ब्रीदिंग, इट्स बम्बल बी ब्रीदिंग। क्योंकि उन्होंने बम्बल भी नहीं देखा, उन्होंने भंवरे की ध्वनि को वही क्रिएट कर सकता है जिसने भंवरे को देखा हो। तो हम हमेशा कहते हैं, हम इस चीज़ के काफ़ी अगेंस्ट रहते हैं कि यौगिक नामों को, सी इफ़ यू आर कंडक्टिंग अ सेशन इन इंग्लिश, इट इज़ वेरी गुड, बट डोंट कन्वर्ट द नेम्स, डोंट ट्रांसलेट द नेम्स। वी शुड ऑलवेज मेंटेन द ओरिजिनलिटी ऑफ एनी ऑफ द आर्ट फॉर्म और एनी ऑफ द साइंस। अगर कोई हमें जो है प्रतिष्ठा की जगह मिसरिस्पेक्ट बुलाने लगे तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही जो है कोई धीरज की जगह किसी को मिस्टर पेशेंस बुलाने लगे तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह से जितने योग के अभ्यास के जो नाम हैं वो हमें सही ढंग से आने चाहिए। हमारे तो जितने विदेशों से भी साधक सीखते हैं हमसे, हम उन सबको यही कहते हैं कि आप संस्कृत सीखिए, आप हिंदी सीखिए, तभी आप योग का सही ज्ञान समझ पाएंगे, अपना पाएंगे। तो भ्रामरी प्राणायाम कैसे करेंगे? इस प्रकार से पहली उंगली से हम अपने कानों को बंद कर देते हैं। कानों को बंद करना, टाइटली बंद कर लेंगे और
नाक से पूरा सांस भरेंगे, नाक से ही सांस छोड़ेंगे, लेकिन सांस छोड़ते समय भ्रमर गुंजन करेंगे, भंवरे जैसी साउंड क्रिएट करेंगे और उस साउंड के सेंसेशंस को पूरे बॉडी में फील करेंगे। इस स्थिति में आना। कानों से उंगलियों को हटा देंगे, कान खोल देंगे। थोड़ी देर तक इस ध्वनि के स्पंदन को, सेंसेशंस को अनुभव करना, फिर से कान बंद करना। धीरे धीरे से आंखें खोल लेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के बाद आंख खोलने की जल्दी बिल्कुल नहीं करेंगे। इसका अभ्यास आप 5 से 7 बार तक कर सकते हैं। 5 to 7 रिपीटिशंस आप इसके कर सकते हैं। और अंत में नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास तो ज़रूर करते रहें, जिसको हम सरल भाषा में अनुलोम विलोम भी कहते हैं। मैक्सिमम लोगों को पता है कैसे करना है। जो अंतिम चीज़ हमें आज के इस सत्र में आपको बतानी है वो बहुत आवश्यक है अगर आप विषमतम परिस्थितियों में भी स्वस्थ रहना चाहते हैं, और वो है अट्टहास, जिसको हम कहते हैं फ्री लाफ्टर। बाकी हर चीज़ अधूरी है, हंसना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत आवश्यक है कि दिन में कम से कम 5 बार आप दिल खोल करके हंसें। ख़ास तौर पर इस समय में जब हम अपने आसपास इतनी नेगेटिव न्यूज़ सुन रहे हैं, इतनी नेगेटिव खबरें सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं टेलीविज़न खोलते हैं तो नेगेटिविटी, किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो नेगेटिविटी, अखबार पढ़ रहे हैं तो नेगेटिविटी, सोशल मीडिया पर जा रहे हैं तो हम नेगेटिव चीज़ें देख रहे हैं। तो ऐसे में आपको स्वस्थ रहने के लिए अट्टहास का अभ्यास ज़रूर करना पड़ेगा, यानी 30 seconds ऑफ फ्री लाफ्टर। एंड व्हेन आई से फ्री लाफ्टर, यू हैव टू लीव योर एब्डोमेन लूज, अपनी चेस्ट को लूज छोड़ेंगे, लंग्स को लूज छोड़ेंगे, और 1 2 इस तरह से कम 30 सेकंड्स हंसेंगे और फिर आंख बंद करके बैठ जाएंगे। लेट्स दिस लाफ्टर शॉवर बैक ऑन यू। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज whatever you give to this world you get it back। और फिर पृथ्वी गोल जिसमें हम रहते हैं, फिर ये हमारी खोपड़ी गोल, हमारे यहाँ भी गोल, कुछ के यहाँ भी गोल होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन गोलाकार चीज़ में हम जो भी चीज़ देते हैं वो लौट करके आती है। दैट्स व्हाई लाइफ इज़ नॉट अ, जीवन रेखा नहीं है, जीवन चक्र है। लाइफ इज़ अ सर्कल। सो whatever you give you take it, you get it back। You give laughter, you get it back. You'll give love, you'll get it back. You give peace, you'll get it back. You give stress, tension, anxiety, you'll get it back. तो ये you should be very very careful कि आप दुनिया को क्या दे रहे हैं, क्योंकि वही लौट करके आपके पास आएगा। अगली बार जब हम मिलेंगे तो निश्चित रूप से एक लंबा सत्र रखेंगे, और राकेश गुप्ता जी चाहते थे कि इस बार भी हम ये लंबा सत्र रखें, लेकिन योग दिवस क्योंकि सर पर है और साथ में इस वक्त कोविड काल में भी हम मोक्षायतन योग संस्थान पूरी तरह से दिलो जान से सेवा भाव में जुटा हुआ है, तो इस वक्त थोड़ा सा ज़्यादा समय निकालना थोड़ा जटिल था। पर आशा है कि ये जो चीज़ें आपको आज के सत्र में हमने बताई हैं, इनका भी यदि आप नियमित रूप से पालन करें तो आप निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे, तन के धरातल पर भी और मन के धरातल पर भी। और जाने से पहले कुछ ऐसे बहुत सुगम से तरीके ज़रूर लेते जाइए, जैसे कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने शरीर में घर्षण करें। घर्षण यानी कि जब आप नहाने के लिए जाते हैं तो टेक आउट 30 to 60 सेकेंड्स, और इस तरह से जैसे हम हाथों में घर्षण करते हैं ऐसे अपने पूरी बॉडी पर घर्षण ज़रूर करें। क्यों? क्योंकि ये आपके शरीर में ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर करता है, बेटर करता है। दूसरी चीज़ ये बहुत आवश्यक है कि हम थोड़ा सा कॉन्शियसली जीना शुरू करें, यानी अपने पॉस्चर को कॉन्शियसली देखें, अपने पॉस्चर को कॉन्शियसली मेंटेन करें, करेक्ट पॉस्चर को कॉन्शियसली दिन में कुछ समय हंसे।
अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ कॉन्शियसली करें कि बहुत ज़्यादा ऐसे झुक कर तो हम हर वक्त नहीं बैठे हैं, हम कमर सीधी होनी चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए, कॉन्शियसली ब्रीथ करें, हैव ग्रैटिट्यूड फॉर योर ब्रेथ एवरी डे, बिगिन योर डे विद ग्रैटिट्यूड। परमात्मा को बताइए कि हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस एक नई सुबह के लिए, इस नए जीवन के लिए, इस नए दिन के लिए, उन सब खूबसूरत रिश्तों के लिए जो मेरे आसपास हैं, उन सब लोगों के लिए जो मेरे साथ हैं इस वक्त, इस प्रकृति के लिए, इस धरती के लिए, इस आकाश के लिए। यू हैव सो मेनी थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। और ये बहुत आवश्यक है कि आप शुचिता, क्योंकि योग का एक बहुत अहम अंग है शुचिता। योग सिर्फ आसन प्राणायाम ही नहीं होता है, योग का जो शुचिता का पार्ट है उसको अपनाना है ताकि हम ब्लैक फंगस जैसी समस्या से भी दूर रह सकें। और आपको ये तो समझ में आ गया कि या तो ये मुंह से जाएगा या नासिका से जाएगा, इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम इन द्वारों को क्लीन रखें। तो आप नासिका में रात्रि में सोने से पहले एक एक बूंद गाय का शुद्ध देसी घी डाल सकते हैं, ये बहुत लाभकारी होगा। नहीं है तो नारियल का, अगर लगता है बहुत अंदर नहीं डाल सकते, नारियल का तेल लीजिए और इस तरह से उंगली से अपनी नाक में लगा लीजिए। और जो भी आपके न हैं, सिर्फ नाक ही नहीं, नाखून, नाभि और नाक, इन सब में रात्रि में सोने से पहले तेल लगा करके सोइए। आप देखेंगे कि आपके लिए ये बहुत बहुत लाभकारी होगा। पानी की मात्रा को चेक करते रहिए, हाइड्रेटेड रहिए, सूर्य की किरणों में थोड़ा समय ज़रूर बिताइए। परमात्मा ने ये ऐसा डॉक्टर आपको दिया है, सूर्य देव, जिन्हें कहा गया कि प्रत्यक्ष देवता, तो वो प्रत्यक्ष देवता हैं। और दारिद्रम न उपजायते, जो उनके सानिध्य में समय बिताता है उसको कभी जीवन में दारिद्र्य नहीं होता। तो सूर्य की किरणों में थोड़ी देर ज़रूर बैठिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। एक बार फिर राकेश गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा है कि इस सत्र से प्राप्त जो भी हमें अपने गुरु से प्राप्त हुआ आपके साथ साझा किया, और आप इन चीज़ों को अपना करके स्वस्थ रहेंगे। नमस्ते। ब्रिगेडियर राकेश गुप्ता जी एवं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस को अनेकानेक साधुवाद इतने सार्थक कार्यक्रम को आयोजित करने। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समस्त हमारी जो फैकल्टी है उनकी तरफ से आप सबको धन्यवाद देता हूं, और आप सब स्वस्थ रहें, कोविड से बचे रहें, एंड यही कामना करता हूं। और मैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, सीईओ श्री नरेंद्र भूषण जी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमें मौका दिया आप सबके बीच में आने का और सबको कोविड, पोस्ट कोविड केयर में बारे में बताने का। और हम आशा करते हैं कि आगे भविष्य में भी हम अपने कुछ नए टॉपिक, जिससे कि आपको फायदा होगा, आके हम आपको समय समय पे आपको बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब। आज के अंक के लिए मैं ब्रिगेडियर साहब को, उनकी टीम के डॉक्टर पायल जैन है, डॉक्टर अंजुम दत्ता हैं, डॉक्टर अर्चना गुप्ता हैं, आचार्य प्रतिष्ठा जी और डॉक्टर अपराजिता को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। उन्होंने उसमें कोविड से लड़ाई के उसमें कैसे जीते उसको, पोस्ट कोविड केयर के छोटी छोटी बातों को बताया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज का प्रोग्राम जो है ये नरेंद्र भूषण जी, जिले के कोविड केयर प्रभारी, एवं कमिश्नर पुलिस आलोक सिंह जी, नोएडा अथॉरिटी की मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऋतु महेश्वरी जी, जिला अधिकारी श्री सुहास और मुख्य कार्यपालक अधिकारी यमुना श्री अरुणवीर सिंह जी के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है। आप सभी दर्शकों को इस प्रोग्राम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।